जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यदि आप बीएचयू, आईसीआर, डीडीओ, यूपी कैटेट, जेट, आईजी, केवी, ठीक है, इस प्रकार से जितने भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, तो उन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये हमारा बीएचयू का है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बीएचयू का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यह 2011 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, आप लोग को बता दूं कि जानकारी के लिए कि प्रीवाइस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मतलब पेपर में आने की संभावना बनी रहती, काफ़ी सारे मतलब एक क्वेश्चन बने रह सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन नहीं, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन बने रहते हैं। तो इसी प्रकार से मैं प्रीवाइस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से चलूँगा। ठीक है, स्टार्ट से चलूँगा और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से प्रश्न पूछा गया, भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो देखिए, सर्वाधिक जो सिंचित राज्य वो हमारा पंजाब है। कौन सा है? पंजाब। देखिए, इसके बाद एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक खरपतवार नाशी कहाँ पर यूज किया जाता है? तो वो हमारा पंजाब में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सर्वाधिक मतलब सिंचित राज्य वहीं पर है और जो खरपतवार होते हैं वो सिंचित स्थानों पर सर्वाधिक उगते हैं। ठीक है, सबसे अधिक धान में लगते हैं खरपतवार और धान में लगते भी है और साथ ही साथ खरपतवार का यूज मतलब सर्वाधिक पंजाब में ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट है चीनी में सॉरी गन्ने में चीनी निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व सबसे अधिक लाभदायक होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चौथा ऑप्शन है जस्ता। तो देखिए, जो जो चीनी निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व लाभदायक होता है वो लोहा होता है। कौन सा होता है? लोहा होता है। ठीक है, Fe होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है, मूंगफली के दाने में कितने परसेंट तेल पाया जाता है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग मैंने 3 से 4 बार ये क्वेश्चन मैंने देखा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 बार पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 20%, ठीक है, इसके बाद 30%, इसके बाद 45%, इसके बाद 60%। तो आपको बता दो कि मूंगफली के दाने में जो तेल पाया जाता है वो 45% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 45% पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मूंगफली के दाने में कितने परसेंट प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, लवड़ी तथा क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक है? ठीक है, राज्य में सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आपको बता दूं कि लवड़ी तथा क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया, भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? पहला ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, दूसरा ऑप्शन है लवड़ी मृदा, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है लाल मृदा, चौथा ऑप्शन है काली मृदा। तो आपको बता दूं कि भारत में सबसे जो उपजाऊ मृदा वो काली मृदा है। काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। काली मृदा में सब सर्वाधिक जो खेती होती है वो कपास की खेती होती है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मृदा काली मृदा होती है। ठीक है, इसीलिए काली मृदा को हम कपासी मृदा या फिर रेगुड़ मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे स्थान पर जलोढ़ मृदा आती है। जलोढ़ मृदा को हम पुराना नाम जो हमारा है जलोढ़ मृदा का वो बांगर है। ठीक है, और जो नया नाम है, ठीक है, नया नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया हमारा, पायराइट्स में कितने परसेंट सल्फर होते हैं? पहला ऑप्शन 10 से 12%, इसके बाद 22 से 24%, इसके बाद 30 से 32%, इसके बाद 40 से 42%। तो जो पायराइट्स हमारा होता है इसमें 30 से 32% सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर पाया जाता है 30 से 32%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 7वें नंबर पर हमारा, नीचे दिए गए तत्वों में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे के लिए नहीं है? पहला ऑप्शन हमारा तांबा, दूसरा ऑप्शन है बोरान, तीसरा ऑप्शन हमारा सल्फर, चौथा ऑप्शन हमारा लोहा। तो आपको बता दूं इनमें से जो हमारा तांबा, बोरान, लोहा, यह हमारा जो है यह हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत बहुत सारे पोषक तत्व आते हैं, जैसे हमारा तांबा, बोरान, जिंक, लोहा, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, ठीक है, आयरन, इस प्रकार से बहुत सारे तत्व आते हैं। लेकिन देखिए, द्वितीय पोषक तत्व के अंदर हमारा आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और हमारा सल्फर, ये 3 तत्व हमारे द्वितीय पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं।
पहले प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत हमारे NPK आते हैं। तो इसमें से हमारा जो तीसरा ऑप्शन है यानी सल्फर जो हमारा है, ये हमारा द्वितीय आवश्यक पोषक तत्व का एक तत्व है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है सल्फर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारा प्रथम पोषक तत्व है, ये हमारा द्वितीय पोषक तत्व है, ठीक है। याद कर लीजिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है पायराइट्स सबसे अधिक किस प्रदेश में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो आपको बता दूं, जो हमारे पायराइट्स होते हैं ये सर्वाधिक हमारे बिहार में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? बिहार में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग सर्वाधिक बिहार में ही किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। इसमें दिया गया है कि जिप्सम में सल्फर की % मात्रा पाई जाती है। तो जो हमारा सल्फर पाया जाता है वो कितने % पाया जाता है? पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 18%, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन 30। तो आपको जानकारी के लिए बता दो कि जो कैल्शियम सल्फेट 2H2O जो होता है, इसमें सल्फर की मात्रा 25% पाई जाती है। कितने %? 25%। 18% कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो 2 जल होता है, यानी कि इसमें 2 गुना इसमें जल होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। लगभग मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के ICR, BHO और जेड के जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं, ठीक है, उसमें सर्वाधिक ये योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही बार। और इसके साथ साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, ये दोनों बार बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो हमारा जो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, जो हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो स्थापना हुई थी वो 1952 में हुई थी। आप लोग याद कर लीजिएगा कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 1952 में हुई थी। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया प्रक्षेत्र प्रबंधन में सबसे प्रमुख इकाई होती है, ठीक है, प्रमुख होती है। पहला ऑप्शन हमारा उत्पादन इकाई, दूसरा ऑप्शन है विपणन इकाई, तीसरा ऑप्शन है मूल्य निर्धारण इकाई, चौथा ऑप्शन है आय व्यय इकाई। तो करेक्ट आंसर हमारा विपणन इकाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI की स्थापना कब हुई थी। तो 1963 में FCI और NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना, दोनों की स्थापना 1963 में ही हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन 1930, दूसरा ऑप्शन 1935, तीसरा ऑप्शन 1938, चौथा ऑप्शन 1940। तो आपको बता दूं 1935, ठीक है, 1935 में हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आप तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया भारत की जनसंख्या गणना 2001 के अनुसार कितने करोड़ है। पहला ऑप्शन है 100 करोड़, दूसरा ऑप्शन 102 करोड़, तीसरा ऑप्शन 104 करोड़, चौथा ऑप्शन है 105 करोड़, ठीक है। तो आप लोग इसे आप लोग नेट पर देख लीजिएगा, आप लोग क्रोम ब्राउजर पर, ठीक है, मुझे नहीं पता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1979 में, दूसरा ऑप्शन 1981 में, तीसरा ऑप्शन है 1982 में, 1982 हमारा जो तीसरा ऑप्शन 1982 है, चौथा ऑप्शन हमारा 1983। तो आपको बता दूं यानी कि नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट की जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी, ठीक है, 16 जुलाई 1982 में हुई थी। और आप सबको बता दूं कि जो हमारा भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार जो कितने करोड़ थी वो 102 करोड़ थी, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है आप लोगों का 16 नंबर पर। देखिए आप लोगों को बहुत ही एक खुशखबरी बता दूं आप लोगों को, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं गौ अनुसंधान विश्वविद्यालय, ये हमारा मथुरा में स्थित है। यहाँ का एक फार्म आता है, ठीक है, आप इसे डाल सकते हैं। यहाँ पर आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ BSc डेयरी साइंस भी यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया कॉलेज से ICR से एजुकेटेड है और इसकी बहुत ही अच्छी रेटिंग भी है। तो आप लोगों को यही कहूँगा कि BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ आप लोग यहाँ पर भी फार्म भर दीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर यदि आप पढ़ ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है, BSc के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया हमारा सेंट्रल डेयरी फार्म कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है एटा, दूसरा ऑप्शन है अलीगढ़, तीसरा ऑप्शन है आगरा, चौथा ऑप्शन है फैजाबाद। तो जो हमारा सेंट्रल डेयरी फार्म जो हमारा है
ये हमारा आगरा में स्थित है। इसके बाद ये कि गाय के दूध का कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो गाय की जो दुग्ध शर्करा होती है वो लैक्टोज कहलाती है, और ये हमारा गाय के दूध का कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। इसके बाद दिए गए भारत में कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1939, दूसरा ऑप्शन 1940, तीसरा ऑप्शन 1940, चौथा ऑप्शन 1942। तो आपको बता दो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो सबसे पहले डॉक्टर संपत कुमार द्वारा भारत में सर्वप्रथम 1939, कितने में, 1939 में किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो कौन सी बेबी प्राप्त की गई थी आप लोग बताइएगा। ठीक है, और कौन सी पशु में की गई थी ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले कहा जाता है कि कृत्रिम गर्भाधान कुत्ते में किया गया था, लेकिन कुत्ते के अतिरिक्त जो 1939 में किस पशु पर किया गया था? भैंस पे किया गया था, गाय में किया गया था, और मतलब जो परिणाम प्राप्त हुआ था वो उसका नाम क्या रखा गया था? ये आप लोग कमेंट करके बताइए यदि आप जानते हो तो। यदि आप नहीं जानते हो तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, उससे यदि कोई बच्चा मतलब बता दे रहा है तो उसके कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि एक गाय को प्रतिदिन, ठीक है, कितनी नमक देना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 20 से 30 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 50 से 60 ग्राम, तीसरा ऑप्शन 70 से 80, चौथा ऑप्शन 90 से 100 ग्राम। तो आपको बता दूं कि गाय को 50 से 60 ग्राम हमेशा नमक देना चाहिए। नमक देने से क्या होता है कि गाय में पानी पीने की क्षमता में वृद्धि होती है। पानी पीने की क्षमता में जब वृद्धि होगी तो गाय के दूध में मतलब बढ़ोतरी होगी, जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, उसमें ग्रोथ होगी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, प्रश्न पूछा गया हमारा 24 नंबर पर, सॉरी 24 नंबर नहीं हमारा। ठीक है, इसमें दिया गया है, 1 मिनट आपको बता दूं। हाँ, भारत के सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर आगरा, दूसरा ऑप्शन है आनंद गुजरात। ठीक है, पशु मेला की बात हो रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पशु मेला। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा सोनपुर बिहार, चौथा ऑप्शन है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो आपको बता दूं सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है वो सोनपुर बिहार में लगता है। लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में लगता है, 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में यह मेला लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दलहन फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में गुलाबी रंग होता है। पहला ऑप्शन नत्रजन, दूसरा ऑप्शन चूना, तीसरा ऑप्शन सल्फर, तीसरा ऑप्शन लेग हीमोग्लोबिन। तो आपको बता दूं जो दलहनी फसलें जैसे हमारी मटर हो गई, मटर, चना, अरहर, केजान, ठीक है, तो इनमें जो जड़ें आप लोग देखेंगे, ठीक है, आप जड़ें यदि इनकी देखेंगे तो इनमें छोटे छोटे दाने पाएंगे, तो वो राइजोबियम होता है, और उसके साइड में गुलाबी गुलाबी रंग की ग्रंथियाँ पाई जाएंगी। ठीक है, जो चूना होता है, क्या होता है? चूना होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा चूना रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयोगी फसल है। तो आपको पहले बता चुका हूँ कि काली मिट्टी सर्वाधिक जो मतलब फसल उगाई जाती है वो कपास है, और इसीलिए हम काली मिट्टी को कपासी मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा तीसरा हो जाता है। इसके बाद चने में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन 12 से 15, दूसरा दिया गया 21 से 24, तीसरा हमारा 30 से 33, चौथा हमारा 36 से 38। तो आपको बता दूं कि जो चने में प्रोटीन पाया जाता है वो 30 से 33% पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र हमारा वो कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन इंदौर, दूसरा ऑप्शन है पंतनगर, तीसरा ऑप्शन नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान हमारा जो है वो कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट में जस्ते की प्रतिशत मात्रा होती है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट में जस्ते की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन 30%, के बाद 33%, के बाद 35%। ठीक है, तो जो जिंक सल्फेट हमारा होता है मोनोहाइड्रेट होता है, इसमें 35% जस्ता पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 35% पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया हमारा धान की डेपो विधि। धान की डेपो विधि जो हमारी है इसमें रुपाई के लिए पौधा तैयार हो जाता है, तो कितने दिनों में तैयार हो जाता है? ये पहले ही वीडियो में आप लोग को बताया हूँ कि कितने दिनों में तैयार हो जाता है। 14 दिनों में तैयार हो जाता है डेपो विधि में। ठीक है, डेपो विधि है ना कि डापो विधि है, इसमें मिस्टेक हो गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा गोबर की खाद में P2O5 यानी फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 0.25, दूसरा ऑप्शन है 0.50, तीसरा ऑप्शन है 0.75,
चौथा ऑप्शन है 1%। तो आपको बता दूं कि गोबर की खाद में जो फास्फोरस यानी कि हमारा जो P2O5 जो हमारा होता है वो 0.25% पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हमारा दिया गया है कि रिहंद बांध स्थित है। तो रिहंद बांध जो हमारा वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता दूं ये हमारा बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान। देखिए बकरी एवं भेड़, बकरी और भेड़ प्लस भेड़, ये हमारा दोनों जो हमारा है वो कहाँ पर स्थित है, मखदूम, ठीक है, मथुरा में स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा पहला हो जाता है यानी मथुरा। ठीक है, मथुरा। इसके बाद दिया गया मुर्गी के एक अंडे का औसतन भार कितना होता है। तो पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्रीवियस ईयर में कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 50 से 60, ठीक है, कि एक मुर्गी के अंडे का जो औसतन भार होता है वो 50 से 60 ग्राम होता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इसके बाद दिया गया बरसीम के हरे चारे में पशुओं के लिए पाचन योग प्रोटीन की आवश्यक मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 0.5। इसके बाद दूसरा 1.5%, तीसरा ऑप्शन 2.5, जिसके बाद चौथा ऑप्शन है 3.5%। तो बरसीम के हरे चारे में पशुओं के लिए पाचन योग्य जो प्रोटीन होनी चाहिए वो 2.5% होनी चाहिए। इसके बाद दिया गया पीलिया का संबंध किससे होता है। पीलिया क्या, एक रक्त का मतलब एक जो पीलिया का जो संबंध होता है वो रुधिर यानी रक्त से होता है। ठीक है, इसके बाद खरगोश के दांत होते हैं। खरगोश में दांत मनुष्य के भांति 32 पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य और गाय की भांति 32 दांत पाए जाते हैं। इसके बाद दिया गया धान के फूल में होते हैं कितने पुंकेसर होते हैं, 3, 4, 5, इसके बाद 6। तो आपको बता दूं कि धान के फूल में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। इसके बाद बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है डी, तीसरा ऑप्शन है बी और चौथा ऑप्शन है सी। तो आपको बता दूं कि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है, रिकेट्स। ध्यान दीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। और विटामिन सी से अस्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मनुष्य के शरीर में पानी की % मात्रा होती है, कितने % पानी पाया जाता है इसमें बताना है आप लोगों को। तो देखिए आप लोगों को पहले बता दूं कि जो मनुष्य होता है इनमें शरीर में जो मतलब पानी की मात्रा बहुत ही पाई जाती है, आधे से ज़्यादा इसमें मतलब पानी पाया जाता है। तो एक हिंट दो तो आप सबको, तो देखिए जो मनुष्य के शरीर में जो पानी की मात्रा पाई जाती है वो 65% पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दिया गया ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अणु निकलते हैं। पहला ऑप्शन है 26, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 34 और चौथा ऑप्शन है 65। तो आपको बता दूं कि ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 34 एटीपी अणु का निर्माण होता है। ठीक है, और निकलते हैं वहाँ से। इसके बाद दिए गए उन्नतशील प्रजाति कार्यक्रम भारत सरकार ने प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था ये आप लोग को बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है 1966 से 67 में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो किस प्रकार से लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय जवान जय किसान।